बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फोर कॉर्नर्स विद तारड़। मैं हूं शाज़िया नैयर और मेरे साथ इस वक्त साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। Thank you so much. Thank you. And Eid Mubarak to all of you. गुज़श्ता ईद मुबारक। खैर मुबारक, गुज़िश्ता ईद मुबारक। बिल्कुल। साजिद साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि आपकी ईद कैसे गुजरी है, क्योंकि परदेश में जब आप बैठे होते हैं, आपके लिए तो परदेश नहीं है, डेफिनेटली वो आपका घर है। आप गुज़िश्ता 40 साल से अमेरिका में मुकीम है। तो क्या वहां पर भी वही टिपिकल ईद होती है जो कि यहाँ पाकिस्तान में मनाई जाती है, या कुछ डिफरेंट होती है? देखें, ईद, शादियां और ये सारे इवेंट जो हैं वो पाकिस्तान के वो बात तो नहीं बनती ना। वो जिस तरह आपके अजीज़ व अकारब, वो मोहल्ले, वो गलियां, वो दुकानें, वो आपके सारा कुछ, और जिन लोगों के साथ आपने ज़िंदगी गुजारी हो, बचपन गुजारा हो, वो चीज़ें तो नहीं होती। लेकिन अब काफ़ी हद तक इम्प्रूव होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और उससे काफ़ी चीज़ें, अब कई जगहों पे चांद रात का एक फैशन सा बन चुका है। तकरीबन हर शहर में कोई ना कोई रेस्टोरेंट, कोई जगह ऐसी है जो चांद रात का बंदोबस्त करते हैं। हम्म। कुर्बानी के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। हालांकि मेरा स्टाइल जो था वो कुर्बानी का हमेशा डिफरेंट रहा है। मेरे वालिद साहब, मैं जब ग्रो कर रहा था पाकिस्तान में, ईदी ट्रस्ट नए नए आए थे, तो मेरे वालिद साहब ईदी ट्रस्ट को कुर्बानी के पैसे देते थे। वो उनकी फ़िलासफ़ी हम्म। ये थी कि अगर कोई किसी को दवाइयाँ, अगर कोई बीमार है तो वो उसको गोश्त की बोटियों से आराम नहीं होगा, उसको दवाइयाँ चाहिए। अगर किसी के पास जिस्म पर कपड़े नहीं तो उसको कपड़े चाहिए, गोश्त की बोटियाँ वो पहन नहीं सकता। तो वो हर साल बचपन से वो ईदी ट्रस्ट को पैसे देते थे। और मैं भी हम्म। जब से अमेरिका में आया हूँ, मैं ईदी ट्रस्ट को कुर्बानी के, वो बताते हैं कि बकरे की आजकल कुर्बानी कितने की, और वो पैसे देता हूँ। ये मेरी फ़िलासफ़ी है। और यही, क्योंकि मैं ग्रो अप हुआ हूँ इस तरह, और मुझे इसमें आसानी है शुरू से। मैं बस अब ऑनलाइन जाता हूँ और कुर्बानी के पैसे जो हैं वो चार्ज करा देता हूँ ईदी ट्रस्ट पे, और कुर्बानी हो जाती है। वरना फिर वो जो पाकिस्तान में था, जब मैं जिस तरह ग्रो अप हुआ, जो बकरों की चीज़ें थी, जी। लाना उनको, फिर वो एक पूरी फेस्टिविटी और एक पूरा इवेंट होता था। वो चीज़ें अमेरिका के अंदर वो नहीं है, या जहाँ भी बिल्कुल। बाहर हम पाकिस्तानी वो नहीं है। लेकिन ये कि फिर ईद ईद ही है। बिल्कुल, हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो जब तक घर में बकरा नहीं आ जाता तो उनकी ईद जो है वो नामुकम्मल सी रहती है। बकरे को लेकर उन दोस्तों के साथ घूमना है, उसको चारा खिलाना है, पानी पिलाना है, और वो सारा सारा दिन उनके साथ बिजी रहते हैं। तो वहां पे ये चीजें शायद वहां के बच्चे जो हैं वो ये चीजें डेफिनेटली मिस करते होंगे। मिस कर, डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा सर, हम आज का प्रोग्राम शुरू करेंगे श्रीलंका की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। मैं चाहूंगी उसके ऊपर आप कमेंट करें। वहां के शहरियों ने पार्लियामेंट को आग लगा दी और पूरा मुल्क इस वक्त वहां पे इंतशार की सी कैफियत में है। और कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुल्क कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है, कौन चलाएगा, और नेक्स्ट उनका मुस्तकबिल क्या होगा। मैं चाहूंगी इसके ऊपर आप जरा तफसील से बात कीजिए। देखिए, श्रीलंका की सिचुएशन को मैं बड़े गौर से देख रहा हूँ। मैं मुसलसल अल जज़ीरा और दूसरी जगहों से, जहाँ जहाँ से इसकी श्रीलंका की सिचुएशन का पता चल सकता है, हम वाचिंग इट क्लोजली। क्योंकि एक तो वो हमारे रीजन में है, और उसके हालात और पाकिस्तान के हालात के अंदर बड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। हम्म। उन्होंने भी चाइना से लोन लिया, हमने भी चाइना से लोन लिया। वहाँ पे भी लेगेसी पॉलिटिक्स है। एक ही ख़ानदान जो है वो बड़े अरसे तक हुकूमत में रहा, और उसके बाद करप्शन की स्टोरियाँ, और उसके बाद उनके प्रोजेक्ट्स बिल्कुल पाकिस्तान के साथ मिलती जुलती स्टोरियाँ हैं। इसलिए मैं ख़ास कर उसको ज़्यादा नोट कर रहा हूँ, कि ताकि अंदाज़ा लगाया जा सके कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान कभी उस सिचुएशन में जाए जहाँ श्रीलंका आज खड़ा है। लेकिन थोड़ी सी सूरत हाल में, उसके बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसका। जी। 1948 में उन्होंने बरतानिया से आज़ादी हासिल की। और वो मुसलसल, जिस तरह हमारे पीपल्स पार्टी में एक ख़ानदान रूल कर रहा है, नून लीग है, और आगे पीटीआई है, इसमें कई चीज़ें कॉमन है उनकी। वहाँ पे सबसे पहले जो उनके जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे, SWRD बंद्रा नाइके, वो प्राइम मिनिस्टर बने 26 सितंबर 1959 में। फिर उनकी बच्ची आगे बंद्रा नाइके, सिरी माओ बंद्रा नाइके, 20 जुलाई 1960 में वो बनी। और उसके बाद उनकी पोती, एक ख़ानदान के अंदर ही काफ़ी अरसा जो है बंद्रा नाइके। और आज जो श्रीलंका कोलंबो का एयरपोर्ट है, उसका नाम ही बेनज़ीर एयरपोर्ट की तरफ बंद्रा नाइके एयरपोर्ट है वहाँ पे। उसके बाद दूसरी फैमिली, जो कि राजा पुष्का,
जो आए इसमें पावर में, इनका जी भी यही हालात रहा है कि 20 साल इन्होंने हुकूमत की और इनकी फैमिली के 6 लोग जो थे वो कैबिनेट में या की पोजीशंस में रहे हैं। इसमें जो जो बड़े राजा मोहिंदा पुष्का थे, उन्होंने पहले अपने भाई को, एक सबसे बड़ी एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि श्रीलंका ने 30 साल तामिल टाइगर्स के खिलाफ जंग लड़ी। वहाँ पे खाना जंगी के हालात थे, जिसको मुख्तलिफ आउटसाइड सपोर्ट उनको हासिल थी। तो जी वो जो पहले बने वहाँ पे सदर बने, उन्होंने अपने भाई को, जो कि आर्मी में थे, ही वॉज लेफ्टिनेंट कर्नल थे, जो अभी गोटाबाया राजा पुष्का हैं, इनको उन्होंने उस वक़्त तामिल टाइगर्स के खिलाफ जंग के लिए पोजीशन दी और उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ उनको डिफीट किया। तो ये वार हीरो थे। तो ये भी एक सिमिलैरिटी आ गई, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है वो भी उनके साथ मिलता जुलता। और वो वार हीरो बन के उभरे और उसके बाद उन्होंने उनको वहाँ पे सदर और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और फिर उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर और उसके बाद स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी उनके लड़के थे, जो इस वक्त जो अपने आप को समझते हैं कि हो सकता है कि फ्यूचर में वो दोबारा उनके जो लड़के हैं वो आए। नमल उनका नाम है, नमल स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे हैं पहले, और वो समझते हैं कि मैं इस नाम को आगे लेगेसी इनकी लेकर चलूँगा। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, क्योंकि अटैक जब श्रीलंका बैंक्रप्सी की तरफ गया तो लोग सड़कों पे निकले, पेट्रोल की शार्टेज आई, लोग 100-100 किलोमीटर 200-200 किलोमीटर चल के पैदल वहाँ पे आए और उन्होंने आके हमले किए वहाँ पे आके उन्होंने। और मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के मुलाजमीन भी शामिल हैं इस मुजाहरे करने में। और उन्होंने कहा है कि जब तक गोटाबाया नहीं जाते, जब तक गोटाबे राजापक्सा नहीं निकलेंगे, मुल्क अपनी पावर नहीं छोड़ेंगे, जो कि उन्होंने कहा था। और आज खबरें आ रही हैं कि 13 जुलाई को उन्होंने रिज़ाइन भी दे दिया है। तो वो लोग कहते हैं बाहर हम नहीं निकलेंगे। नया प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपॉइंट किया जिसका नाम रानेल वक्र, उनका नाम है रानेल विक्रमसिंघे, जो अभी जो नए आए हैं। बल्कि उन्होंने अल जजीरा को इंटरव्यू भी दिया है कि वो 18 महीने में श्रीलंका की इकानमी को दोबारा कंट्रोल कर लेंगे। और दूसरा उनका प्रपोजल ये था कि जब रिज़ाइन देते हैं राजा पुष्का तो उसके बाद वो ये करेंगे कि एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाएंगे कि जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियां उसको मिलकर चलाएंगी आगे। लेकिन मुजाहिरीन ने उनकी इस बात को भी रिजेक्ट कर दिया है। वो कहते हैं कि उन्हें खदशा है कि हो सकता है ये राजा पुष्का की कुछ स्कीम हो और वो वापस पावर में आ जाए। जो एक आगे इससे भी आगे जो चीज़ पाकिस्तान में होना बड़ा मुश्किल है, वहाँ पे वो श्रीलंकन अवाम ने नेशनलिज्म को सामने रख के जो किया है। आपको पता होगा पाकिस्तान में कभी भी ECL लिस्ट कभी ज़्यादा इतनी कामयाब नहीं हुई। उसमें भी या पैसे चल जाते हैं या सिफारिशें चल जाती हैं, फ़ोन कॉलें आ जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो इस वक्त श्रीलंका के अंदर हुआ ये है कि वहाँ के सदर ने दुबई भागने की कोशिश की, लेकिन उनको एयरपोर्ट पे, पहले वो एयरपोर्ट गए, VIP लॉन्च में गए, उन्होंने इमिग्रेशन अफसर्स को बुला के कहा कि मेरे पासपोर्ट पे स्टैंप लगाई जाए, जो उन्होंने रिफ्यूज़ की और वो वहाँ से घर चले गए। उनके एयरपोर्ट के पास कोई फौजी छाव नहीं थी, वहाँ उन्होंने रात गुजारी। इसी तरीके से उनके भाई जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके पास अमेरिकन सिटीजनशिप भी है। वहाँ उन्होंने भी भागने की कोशिश की, आम शहरियों की तरह एयरपोर्ट आके कोशिश की। उन्होंने कोविड वाला मास्क पहना हुआ था, लेकिन लोगों ने पहचान लिया और लोगों ने उनको वहाँ से, जब उनके पीछे पड़े तो वो वहाँ से भाग कर निकले। तो इस वक्त कौम जो है वो ये चाहती है कि इनको हमने भागने नहीं देना, इनका एहतसाब किया जाएगा। ये पाकिस्तान मेरा ख्याल है इस अगली स्टेज तक नहीं जाने की सलाहियत रखता। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक तो कंट्री बहुत बड़ा है, और दूसरा ये कि वहाँ से निकलने के तरीक़ाकार और कई मौजूद हैं, और दूसरा पैसे चल जाते हैं, सिफारिशें फ़ोन आ जाते हैं, लोग निकल जाते हैं। इस वक्त भी कई लोग निकल के जा चुके हैं, कुछ निकलने की तैयारियां कर रहे हैं। डॉलर की उड़ान में एक इनका भी हिस्सा है, क्योंकि लोग अपने डॉलर लेके भाग रहे हैं। अब उससे आगे मैं जो कहना चाहूँगा कि इस जगह पे पहुंचा किस तरह श्रीलंका। एक तो उनके बैरूनी कर्जे उन्होंने बहुत ज़्यादा लिए थे, उन्होंने चाइना से बहुत ज़्यादा कर्जे लिए। इंपोर्ट उनकी बहुत ज़्यादा थी, एक्सपोर्ट थी नहीं। और आते आते इस पॉइंट पे आ गए कि वो
अपने एक्सटर्नल डेट्स जो थे, उनके $51 बिलियन के एक्सटर्नल डेट थे, उसको वो पे करने के काबिल नहीं रहे। और उसके बाद उन्हें ना तेल खरीदने के लिए पैसा था उनके पास। हैरानगी की बात यह है कि इसको वाहिद मुल्क इस वक्त जो उनकी हेल्प कर रहा है वो भारत है। भारत उनको पैसे भी दे रहा है, उनको तेल भी दे रहा है जो है, और वो उनकी मदद कर रहा है। चाइना भी कर्जे देने के लिए तैयार है, उनसे बातें कर रहा है, लेकिन IMF के पैकेज का इंतज़ार किया जा रहा है, जिसको अभी कुछ डिले लगेगी। लेकिन ये कि वो यही देख रहे थे वो सारे ये जितने कंट्रीज़ हैं कि मुस्तकबिल में स्टेबिलिटी कौन लेकर आएगा। और इस जगह, इस स्टेज पे पहुंचने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने, वहाँ पे गलत प्रोजेक्ट करने, और उसके बाद उन्होंने जो एक ख़ास चीज़ वहाँ पे की थी, जो कहते थे कि 100% जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र 100% बंद कर दिया गया था वहाँ पे, जिसकी वजह से उनकी चाय की एक्सपोर्ट ख़त्म हो गई। हालांकि जर्मनी जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंट्री समझता है, वहाँ भी इस किस्म की पाबंदी सिर्फ 15% है केमिकल फर्टिलाइज़र पे, लेकिन श्रीलंका ने उसको 100% कर दिया। कोविड-19 की वजह से टूरिज़्म वहाँ बहुत था, क्योंकि आइलैंड है, वो ख़त्म हुआ। और उसके बाद जो करप्शन थी वो एक फैमिली की, वो इतनी ज़्यादा थी कि श्रीलंका जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने घुटनों के बल आके नीचे गिरा। तो लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है कि कई चीज़ों की सिमिलैरिटी है इस वक्त पाकिस्तान के साथ मिलती है, क्योंकि पाकिस्तान में भी मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि नेशनलिज्म के बगैर नेशंस सर्वाइव नहीं कर पाती, तो वो हालात हमारे पाकिस्तान में भी है। हर एक को शौक़ हुकूमत करने का है, लेकिन किसी के पास कोई रोड मैप नहीं है, कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं कि पाकिस्तान की इकानमी किस तरह ठीक करनी है, पाकिस्तान के गरीब लोगों की मदद किस तरह करनी है। किसी के पास कोई फार्मूला मौजूद नहीं है। कोई कहता है कि मुझे निकालोगे तो 3 टुकड़े हो जाएंगे, बल्कि मैं इस पर एहतजाज करूँगा एक चीज़ पे कि खान साहब ने इन्होंने गलत अगले दिन एक जलसे में बात की। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका की ग़ुलामी करनी थी तो इससे अच्छा था पाकिस्तान बनता ही ना। तो खान साहब, मैं ये कहना चाहूँगा कि अमेरिका की ग़ुलामी IMF के लिए लेजिस्लेशन आपने की थी। आपने कहा था कि मैं IMF जाने से पहले खुदकुशी कर लूँगा, लेकिन आप ही आप और आपके सारे जो आपके नौरतन हैं, आपके सारे IMF के दरवाजे के ऊपर अपनी एड़ियाँ घसीटते रहे हैं। ये लोगों को गलत बातें ना करें। ये बताएं प्लीज़ अपने जलसों में कि अगर आप हुकूमत में दोबारा आए तो आप इस एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ाएंगे, आप किस तरह पाकिस्तान की जान कर्ज़ों से छुड़ाएंगे। आपने अभी तक जो भी तकारीर की हैं, किसी में अपनी ना को गलती एडमिट की है, ना आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट मेंशन किया, ना आप कर सके जो पाकिस्तान को तरक्कियों की तरफ लेके जा सकता हो। अमेरिकन गुलामी ना करते तो चाइना की गुलामी आप CPEC के जरिए कर रहे थे, वहाँ से ना करते तो आप किसी और मुल्क की गुलामी करते। ये गुलामी हकीकी आज़ादी के लिए हकीकी इकानमी ज़रूरी है। खान साहब, ये आपके मुईद यूसुफ साहब आपको बता के जा चुके हैं और वापस वाशिंगटन DC आ चुके हैं। तो ये गलत बातें गलत होती हैं। उस पर मैं तो यही कहूँगा कि जिस किसी के पास भी अगर पाकिस्तान का कोई इकनॉमिक फार्मूला है, लोगों को उसके साथ जाना चाहिए, उसको आगे हुकूमत में लेके आना चाहिए। अच्छा साजिद साहब, एहसन इकबाल साहब के साथ एक वाकया पेश आया मोटरवे के ऊपर कुछ दिन पहले, और एक फैमिली ने वहां पर जिस किस्म का बिहेव किया, तो उसके बाद खैर उस फैमिली की तरफ से माफी भी मांगी गई। लेकिन ये जो चीजें स्टार्ट हो गई हैं कि दूसरे की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, चाहे वो पब्लिक एरिया है या वो कोई पर्सनल एरिया है या जो भी है, वहां पर आप नारेबाजी और हुटिंग करते हैं, बुली करते हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं किसी सियासी पार्टी को बिल्कुल ना, किसी से मेरी कोई एफिलिएशन है, ना मैं किसी को प्रमोट करना चाहता हूँ। आसन इकबाल साहब को मैं पर्सनली जानता हूँ, इंतहाई पढ़े लिखे मंझे सियासतदान हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया यहाँ पे एक बहुत अच्छी आइवी लीग स्कूल है, वहाँ से वो पढ़ के गए और इंतहाई शरीफ आदमी है। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से उनके खिलाफ वहाँ पे हुटिंग की गई, चोर चोर जो कहा गया, उसके रिटेलिएशन में उन्होंने कुछ नहीं कहा। एक शरीफ आदमी की तरह, जिस तरह मैं समझता हूँ कि अगर मेरे साथ भी कोई करे तो बिल्कुल मैं उस पर तवज्जो नहीं दूंगा। वो तो चलो जो होना था हो चुका, क्योंकि उसके बीज खान साहब ने बो दिए हैं। स्टेज पे खड़े होकर ख़वातीन की बेइज्जती करना, गलत अल्फाज का इस्तेमाल करना, और उनकी जो ख़ास मीडिया टीम है उसकी तरबियत ये है कि लोगों को गंदे अल्फाज, इस वक्त बाजवा साहब के ख़िलाफ़ जो बातें की जा रही हैं, नऊज़ बिल्ला, मैं तो खैर सोच भी नहीं सकता कि कोई जी शऊर, कोई अच्छा आदमी, पढ़ा लिखा इंसान, ख़ानदानी आदमी इस तरह की हरकत
सोशल मीडिया पर करेगा, लेकिन खान साहब उसकी तरबियत देते हैं, प्रमोट करते हैं। मैंने आपको बताया था जब खान साहब हुकूमत में थे तो इस्लामाबाद के अंदर ये चीज़ मशहूर थी कि जो जितना ज़्यादा बदतमीज़ होता है वो उतना खान साहब के करीब होता है। अब मैं ये चलें, वो जो होना था वो हो गया। वो लोग मुझे अच्छे किसी पढ़े लिखे लोग लगते थे, उन्होंने जाके उसके बाद जो आसन इकबाल के घर माजरत की, मैं उसको भी अप्रिशिएट करता हूँ। खासकर उन्होंने किया, बहुत अच्छा किया, बल्कि उनको चाहिए था अपने बच्चों को भी लेके जाते कि वो अपनी एज से ज़्यादा एक आदमी के लिए बगैर किसी प्रूफ के उन्होंने उसको चोर चोर कहा गया। लेकिन उसके बाद जो खान साहब ने दोबारा जलसों में जाके कहा है उसके बारे में चोर चोर, वो एक साबिक वजीर आजम और एक मजहबी पार्टी के लीडर को सूट नहीं करता जिसके हर जलसे का नाम अमर बिन मारूफ हो। बगैर किसी प्रूफ के किसी को चोर चोर कहना, एक मिच्योर आदमी, 70 साल से ज्यादा एज है खान साहब की, और खान साहब की मजहबी पार्टी है, उसमें किसने कहा है कि किसको चोर चोर? सबसे पहले तो खान साहब, मैं आपके देखने वालों को यह कहना चाहूंगा, एहतसाब आपका मैंडेट था, आप नहीं कर सके। नैब की अब जो स्टोरियां निकल रही हैं, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब जिस तरह मिसिंग लोगों की बीवियां बच्चियों के साथ जो करते रहे हैं, जो तैयबा खातून झंग के साथ जो कुछ हुआ है, आपने जिस तरीके से 40 दिन उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में रखा, जिस तरीके से आजम खान साहब ने उनके साथ जो कुछ किया, उसके बाद आपको ये बिल्कुल सूट नहीं करता कि आप बगैर किसी प्रूफ के किसी को चोर कहें। कौम देख रही है कि किस तरीके से आपने नैब को हाईजैक करके ब्लैकमेल किया अपने 4 साल। अगर ये अमर बिन मारूफ ये है तो फिर अब मैं, ये तो क्वेश्चन मार्क है, मैं पूछना चाहूंगा कि उस मुल्क का एक हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन जिसकी अकाउंटेबिलिटी, जिसने लोगों के करप्शन को रोकना हो, किस तरीके से वहां पे उस खातून को 40 दिन उसका फोन ले लिया गया, उसके कपड़े फाड़े गए, जिस तरीके से उसको लाहौर ले जाया गया। ये सारी कौम ने एक खुली किताब देखी है। ये सूट करता है उसी पार्टी का हेड जो है, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, बगैर किसी प्रूफ के किसी बंदे को चोर चोर कहे और फिर उसको प्रमोट करे और आगे आगे बच्चों की तरबियत ये करे। खान साहब, ये मैं खास कर ये बात बताना चाहता हूँ, जो किसी के लिए गड़ा खोया जाता है उसमें खुद भी लोग गिरते मैंने देखे हैं अपनी जिंदगी में। तो प्लीज शराफत और किरदार का दामन न छोड़े। मैं समझता हूँ इसको सियासत ही रहने दें। एक तो इसको मजहब ना बेचा करें सियासत के अंदर, और दूसरा जातियात तक जाना बिल्कुल मैं समझता हूँ ज्यादती है। देखें, आप अगर किसी को चोर चोर कहते हैं, कल को जो आपको फराह गोगी के साथ अटैच किया जाता है तो आपके धुएं निकलने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल इस तरह ज्यादती ना किया करें। आप अगर वो चोर हैं तो फिर आप भी चोर हैं। जिस तरह लोग आपके भी बारे में बातें कर रहे हैं, जिस तरह की आपकी करप्शन की, आपकी तोशा खाना की स्टोरियां निकल रही हैं, तो आपके भी देयर आर मेनी क्वेश्चन मार्क्स। साजिद साहब, पंजाब के इलेक्शंस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? खबरें आ रही हैं कि 4 वज़रा मुस्ताफी हो चुके हैं, और क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है पंजाब की सियासत का? पंजाब की सियासत जो है, ये जो इलेक्शन है, मैं समझता हूँ ये आगे डिफाइन करेंगे नून लीग, और इससे ये सिर्फ मुकाबला है नून लीग का और पीटीआई का, 20 नशिस्तों का है। इसके ऊपर 2 चीज़ें पहले ही हो चुकी कि 5 मखसूस नशिस्तें जो हैं पीटीआई को दी जा चुकी हैं, जिसका केस नून लीग वाले पहले ही कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। वो कहते हैं 4 मर्दों के ऊपर 1 खातून की सीट होती है, इसको उस तनासब के साथ रेशो गलत है, इसकी वजह से वो चैलेंज कर चुके हैं। लेकिन ये जो 20 नशिस्तों जो सीटें हैं, इसके ऊपर देखा जाएगा कि अगले इलेक्शन, अगर मेन इलेक्शन, ये समझे यही एक पाकिस्तान में सबसे बड़ा टेस्ट है। लेकिन इसके अंदर यूनिकनेस ये है कि ये एक तो ये स्प्रेड इनका पूरे पंजाब में से है, मुख्तलिफ हलकों में से है। लेकिन मेरे लिए जो ज्यादा इसमें देखने वाली चीज है कि पीटीआई ने रिसेंटली तौबा की थी इलेक्टेबल से, लेकिन फिर इलेक्टेबल्स को टिकट देने शुरू कर दिए उन्होंने। इन हलकों में से जो मैंने देखा, इन हलकों को स्टडी किया है, वहां पे बरादरीइज्म पर या इलेक्टेबल जो है वो जीतते हैं। इलेक्टेबल को जिसका टिकट दिया जाएगा वो सीट जीत जाता है। ये ज्यादती है, जमहूरियत के साथ भी है। और पीटीआई को जो हमेशा ये कहते थे वोट को इज्जत दो का नारा, इन्होंने भी दोबारा बुलंद किया और उन्होंने कहा कि हमने सबक सीख लिया है, इलेक्टेबल्स को नहीं लाएंगे, हम वर्कर को, जो हमारे सियासी वर्कर हैं उनको प्रमोट करेंगे। लेकिन फिर दोबारा उन्होंने इलेक्टेबल्स को वोट दिए। 3 नून लीग के मिनिस्टर जो हैं उन्होंने रिजाइन किया, या सादिक, आज मलिक अहमद खान साहब जो लॉ मिनिस्टर, उन्होंने भी रिजाइन किया, ख्वाजा साद रफीक साहब के भाई ने भी रिजाइन किया, और एक और जो है मेरे ख्याल 4 मिनिस्टर इस वक्त रिजाइन करके कैंपेन में जा चुके हैं। तो लेकिन मैं समझता हूं कि उनका रिजाइन करके जाना ये सिंबलाइज करता है कि ये कितना टफ मुकाबला होगा। 20 जुलाई जो है, इट विल बी ए डिफाइनिंग डे।
कि उस दिन पाकिस्तान में अगले इलेक्शन या आने वाली पार्टी के बारे में बताया जाएगा कि आगे लोग किसको अपना मैंडेट देते हैं। इन इलेक्शन का सही और शफाफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं समझता हूं कि आज मैं दो पार्टियों का कंपैरिजन करना चाहूँगा, दो लोगों का। राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया था कि 16 और 4 होगा फैसला, जी। और पीटीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको 173 सीटें उनके पास होंगी और गवर्नमेंट बनाने के लिए, और नून लीग के पास 172 सीटें होंगी पंजाब असम्बली में। अब देखें कि किसका पलड़ा भारी रहता है। जलसों में देखा जाए तो जुलूसों में तो वो डीजे भट्ट साहब को लोग सुनने आते हैं, वहाँ तो बहुत आ जाते हैं लोग। बच्चियाँ भी, वो खान साहब जिस तरह कहते हैं, फैमिलियों को लेकर आएँ, बच्चियों को भी लेकर आएँ और बच्चों को भी लेकर आएँ। और लेकिन आजकल मरीम नवाज साहिबा भी बड़े बड़े जलसे कर रही हैं। लेकिन अब देखें आने वाले दिन क्या डिफ़ाइन करते हैं। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो, और पाकिस्तान इस अपने टफ टाइम से निकल सके। कई आसपास जो चीज़ें हो रही हैं जो पाकिस्तान उनको मिस कर रहा है, पाकिस्तान के जो खिलाफ जो भी लोग सोचे रखते हैं, पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी, सियासी इंस्टेबिलिटी, मुआशी इंस्टेबिलिटी, इन सब चीज़ों का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। पाकिस्तान बिल्कुल इसी तरह उस रीजन के अंदर के कॉर्नर में लग चुका है। एक इतना कमज़ोर नज़र आ रहा है कि अल्लाह ताला माफ़ी दे, मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। अच्छा, साजिद साहब, जो बाइडन साहब के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? दौरा सऊदी अरब कितना मौसर होगा, क्या उसके समरात होंगे, और ओवरऑल उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज आप देख रहे हैं? देखें, इस वक्त पाकिस्तान की तरह अमेरिका के अंदर भी मिड टर्म इलेक्शन जो हैं वो होने जा रहे हैं। जी। देखा जा रहा है, सुना जा रहा है कि 10 सेनेटर जो हैं वो रिपब्लिकन आने वाले हैं। इस वक्त कौम के अंदर बाइडन साहब तो अपनी एज के लिहाज से और दूसरा अपनी सेहत के लिहाज से वो गवर्न करने के काबिल नहीं है। उनको जो लिख के बताया जाता है कि आपने जो बाहर करना है और वो करके आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने कई दफ़ा आपको अर्ज़ करने की कोशिश की कि अमेरिका में हर बंदा जानता है कि इस वक्त बराक ओबामा इज़ रनिंग द कंट्री, और जो बाइडन की पॉपुलैरिटी CNN के मुताबिक इवन देन, जो कि एक द मोस्ट लिबरल डेमोक्रेट फेवर्ड चैनल है, उनके मुताबिक भी 31% है, 31%। तो अब इनका जो मेंशन करना चाहूँगा, इन सर्कमस्टांसिस में सऊदी अरेबिया जाना उनका, और साथ इसके मैं एक दूसरी चीज़ भी अटैच करना चाहूँगा कि इस वक्त पुतिन जो हैं वो ईरान के दौरे पे जाना चाह रहे हैं। तो मैं ये दोनों चीज़ों का कंपैरिजन इस तरीके से करूँगा कि ये वही जो बाइडन है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा अच्छा रिसेप्शन दिया गया था सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हर चीज़ को नेगेटिव करती रही है जो डोनाल्ड ट्रंप करते रहे हैं। तो इन्होंने अपनी कैंपेन के अंदर ही सऊदी अरेबिया के खिलाफ बातें शुरू कर दी थी। और जमाल खशोगी जो कि ग्रीन कार्ड होल्डर थे, सऊदी जर्नलिस्ट थे, वाशिंगटन पोस्ट के लिए काम करते थे, और उनको टर्की के अंदर सऊदी एम्बेसी में जो मर्डर किया गया था उस पर डायरेक्टली जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन MBS मोहम्मद बिन सुलेमान को उसकी जिम्मेदारी उस पर ठहराते थे। यहाँ पे उनके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा भी किया, और यहाँ तक सोचा जा रहा था कि हो सकता है उन पर केस चला के यहाँ पे उनको समन भी उनको सर्व किए जाएं। CIA ने बिल्कुल अपनी इन्वेस्टिगेशन करके तो उनको कहा था कि ये वाकई ही जमाल खशोगी का मर्डर जो है उसमें मोहम्मद बिन सुलेमान इन्वॉल्व है। तो ये सूरत हाल थी उनकी पहले की। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ है जी। आज ये हुआ है कि दुनिया में एक तो पहले कोविड-19 का बुखार है, एक तो उस इकानमी उसकी वजह से स्लगिश, उसके बाद यूक्रेन की जंग है। उससे जब अमेरिका ने उन पे एम्बार्गो लगाया तो आज भी वो तेल अपना बेच रहे हैं चाइना को और इंडिया को, भारत को। उससे बजाय उनकी इकानमी कमजोर होने के उनका रूबल स्ट्रांग हो चुका है। तो एक तो, और दूसरा यूरोप सबसे ज्यादा विक्टिम हुआ है उस चीज का, यूक्रेन की वार का, और दूसरा उसका असर जो है वो अमेरिका के ऊपर भी पड़ा। उसकी वजह यह है कि पहले ये खुद अपना तेल निकाल रहे थे, लेकिन जो बाइडन, बराक ओबामा ने आते ही उस तेल को निकालना बंद कर दिया, क्योंकि ये एनवायरमेंटलिस्ट हैं। तो जब उन्होंने अपना तेल निकालना बंद कर दिया, फिर वही मिडल ईस्ट के तेल के ऊपर जब डिपेंड करना शुरू किया इन्होंने, और रशिया के तेल पे, तो जब यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो उस पर यहाँ पे इस वक्त $7 का गैलन इस वक्त पेट्रोल बिक रहा है, और उसकी वजह से
महंगाई जो है वो आसमान को टच कर रही है। आप यहाँ तक सोचें कि गवर्नमेंट दोबारा स्टिमुलस चेक देना शुरू कर दिए हैं। इन्होंने दोबारा लोगों को चेक देने शुरू कर दिए हैं ताकि लोग महंगाई से लड़ सकें। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि जो बाइडन साहब अपना तेल निकालने की बजाय इन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को कॉल करके मिन्नतें तरले करने की कोशिश की कि वो खुद भी तेल ज़्यादा निकालें, और ओपेक, जिसका सऊदी अरेबिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ओपेक कंट्रीज़ पे, और उनको भी रिक्वेस्ट करें कि तेल की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ इतना ज़्यादा प्रापोगंडा किया गया था इनके अर्ली डेज में और इनकी कैंपेन के दौरान, वो इनकी कॉलें नहीं उठा रहे थे। तो उस पे भी इनको इशू था। अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को भी प्रॉब्लम था कि ये उनकी कॉल तक नहीं उठाते। तो बज़ाहिर ये बताया जा रहा है कि ये जाएंगे इजराइल और वेस्ट बैंक जाएंगे, इजराइल से बातें करेंगे, वेस्ट बैंक फ़लस्तीनियों से भी मिलेंगे, और फिर सऊदी अरेबिया जाएंगे किसी अपने मीटिंग को अटेंड करने के लिए, और ख़ुद नहीं किसी से कहलवाएंगे कि प्रोडक्शन बढ़ाई जाए। लेकिन इस वक्त इस रिपब्लिकन पार्टी इनके इस दौरे को, सऊदी अरेबिया के दौरे को, बड़े बुरे तरीके से क्रिटिसाइज़ कर रही है। लेकिन इस वक्त इनके अमेरिका की ज़रूरत है कि कहीं से कहीं इनको सस्ता तेल मिले, ताकि ये और यह क्रूड ऑयल की प्राइसेस नीचे आएँ, जो कि आना शुरू हो चुके हैं। तकरीबन $100 के करीब आ चुका है क्रूड ऑयल। लेकिन आने वाले दिनों में इनको मज़ीद इस पर ब्रेक चाहिए, और उसके लिए इनका दौरा हो रहा है। दूसरा, इनका जो मैंने एक और पढ़ रहा था कि ये इजराइल जा रहे हैं और वेस्ट बैंक जाएंगे, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। जो बाइडन साहब इजराइल से नॉन स्टॉप फ़्लाइटें मक्का की भी, उसके बारे में इनसे बात करेंगे ताकि वहाँ से रिलीजियस टूरिज़म भी शुरू किया जा सके। लेकिन इस तरह का एजेंडा लेके जा रहे हैं। जो बाइडन इंतहाई कमज़ोर तरीन अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं इस वक्त। अमेरिका की फ़ॉरेन पॉलिसी बिल्कुल ना होने के बराबर है। अफ़गानिस्तान से जिस तरीके से बेआबरू होकर निकले, उसी तरीके से इनके इंटरनल हालात भी यही हैं। हर दूसरा शहर जो है वहाँ पे जराइम बढ़ते जा रहे हैं। ओपन ड्रग मार्केट्स हैं। मैं अगले दिन बॉर्डर की सूरत हाल देख रहा था। हज़ारों के हिसाब से लोग डेली बेसिस पे बॉर्डर क्रॉस करते हैं। इस वक्त आप अगर बाहर से फ्लाई करके आते हैं किसी एयरपोर्ट पर, तो 3-4 घंटे की लाइनें लगी पड़ी हैं, क्योंकि इनके पास इमिग्रेशन ऑफिसर ही नहीं है उन लोगों को प्रोसेस करने के लिए। लेकिन अगर आप बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं तो आपको कंफर्ट पैकेज दिया जाता है, फ़ौरन होटल में कमरा लेके दिया जाता है, और जहां आपने जाना हो वहां का टिकट भी फ्री दिया जाता है। तो अमेरिका में इस तरह के हालात हैं। आने वाले दिनों में रिपब्लिकन या कोर लीडरशिप आएगी जो अमेरिका के हालात ठीक करेगी। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग पंजाब की सियासत के हवाले से डेफिनेटली बहुत कीनली साजिद साहब ने नजर रखी हुई होती है कि क्या चल रहा है, खासतौर पे पाकिस्तान की ओवरऑल जो सियासत है, सियासी पार्टियों की क्या सूरत हाल है उसके ऊपर, और अगले प्रोग्राम में हम डेफिनेटली इसके ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और साजिद तारिक साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।